जब से EWS लागू हुआ है जनरल कास्ट के लोग कम अंक पा के सेलेक्ट हो रहे हैं और OBC के लोग उनसे ज़्यादा अंक पा के सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। सरकार और बड़ी पोस्ट पर बैठे लोग भेदभाव कर रहे हैं, वो OBC SC ST को आगे नहीं आने दे रहे हैं, उनके रिजर्व कोटे में भी नहीं आने। क्यों नहीं? OBC जिस दिन षड्यंत्र को समझ लेगा कि हिंदू होने का मतलब ही है कि OBC का माल जो है जनरल को खिला देना, और उस षड्यंत्र में हम फंसे हुए हैं, उस फंदे में हम फंसे हुए हैं। हम ये नहीं सोच पा रहे कि हम अपने बच्चों का गला घोंट के इस हिंदू तथाकथित हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं। तो इसलिए गुर्जर समाज को इसमें बढ़ चढ़कर ये मांग उठानी चाहिए कि OBC की जाति जनगणना हो और इनका कोटा इनकी आबादी के अनुरूप निर्धारित किया जाए। बिहार से जाति जनगणना की शुरुआत हो चुकी है, वहीं अखिलेश यादव भी मांग कर रहे हैं कि जाति जनगणना हो। नेशनल दस्तक ने एक मुहिम शुरू की है कि इस देश में जो किसान जातियां हैं, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, यहाँ तक कि राजपूत, उनकी भागीदारी कितनी है, वो मीडिया में कितने हैं, जुडिशियरी में कितने हैं, ब्यूरोक्रेसी में कितने हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में कितने हैं। दरअसल ये देश जातियों में बटा था। बाबा साहब ने संविधानिक दर्जा उसको दिया SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल। आज के डेट में सबके पास रिजर्वेशन है। इस देश का कोई ऐसा कम्युनिटी नहीं जिसके पास रिजर्वेशन नहीं है। जो जनरल कैटेगरी के लोग रिजर्वेशन का विरोध करते थे, कहते थे कि मेरिट का हनन होता है, अब उनको भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आधार पर 10% रिजर्वेशन मिल गया है। तो सवाल है कि उनको 10% मिला है तो उसका आधार क्या है, उनकी संख्या कितनी है। और जो किसान जातियां हैं, मराठा, पटेल, जाट, गुर्जर, यादव, कुर्मी, कोयरी, ज़्यादातर जो OBC कम्युनिटी में आते हैं, मराठा और गुजरात के पटेल अभी उससे बाहर हैं, जनरल में हैं, वो भी रिजर्वेशन मांग रहे थे, उनको नहीं मिला। तो सवाल है कि इस देश में ओवर रिप्रेजेंटेशन किसका है और कम रिप्रेजेंटेशन किसका है। क्या शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, या OBC के लोग हों, या किसान जातियाँ हों, सबको बराबर की संख्या पर भागीदारी क्यों न मिले। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जैसी रिजर्वेशन की बात होती है, वो कहता है कि जाति आंकड़ा लाइए। सरकार जाति जनगणना कर नहीं रही है। तो हमने एक कोशिश की है कि हम हर जाति के जो बड़े नेता हैं, जो बड़े उसके एक्टिविस्ट हैं और जो बड़े सोशल और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनसे जानेंगे उनका भविष्य, अतीत और वर्तमान। आज हम हैं राजकुमार भाटी साहब के साथ, समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन भी हैं और गुर्जर समाज से आते हैं। उनकी शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक महत्व पर भी बात करेंगे। पहले तो शुक्रिया सर हमें बातचीत समय देने के लिए, और मैंने सारी बात कहीं दी, हम लोग किस मुद्दे पर बात करेंगे। थोड़ा सा इतिहास बताइए, गुर्जर समाज का क्या योगदान है इस देश में। देखिए, किसी भी समाज का भारत में क्या है कि 2 आकलन होते हैं। एक तो पौराणिक, उसमें चले जाते हैं पौराणिक काल में, तो सब अपने आप को ग्लोरीफाई करते हैं, सब अपने आप को भगवानों से जोड़ते हैं, धर्म के रक्षक बनते हैं। तो उस पर मैं ज़्यादा गंभीरता से उसे लेता नहीं। वो सब मैं आपको इधर मुगलों और अंग्रेजों के दौर में वाला बता दीजिए, जो हमारे राजा थे। एक जो हमारा ज्ञात इतिहास है, इतिहास में अगर हम जाएंगे और इतिहास के आधार पर अगर हम तय करेंगे, तो गुर्जर एक पशुपालक जाति, घुमंतु जाति रही है, और ये एक आदिवासी और कबीलाई समाज है। तो जो यूची कबीलों का जिक्र आता है कि यूची, तो उनमें से काफ़ी संख्या गुर्जर, वैसे अलग अलग जगह से लोग शामिल हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूची से ही हैं, हूण से भी हैं कुछ। तो ये एक खेती आधारित, कृषि आधारित और पशुपालन आधारित समाज है। और बीच में इनके राज्य भी रहे हैं। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य बहुत विशाल साम्राज्य रहा है, जिसमें सम्राट मीर भोज जैसे शासक हुए हैं। और ये मार्शल कौम है, लड़ाकू जाती है, लड़के ही इन्होंने जहाँ भी आधिपत्य किया, लड़के किया है। और चीन की दीवार के लिए भी कहा जाता है कि चीन को दीवार इन्हीं की वजह से बनानी पड़ी थी। ये पशु चराते हुए उधर चले जाते थे, उनका नुकसान करते थे। उसके बाद आता है कि अंग्रेज़ों से लड़ाई में भी 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें गुर्जरों की बहुत बढ़ चढ़ के भूमिका रही और बहुत गुर्जर शहीद हुए। मेरे परबाबा, जिनकी मैं 6ठी पीढ़ी में आता हूँ, मजलस जमींदार गांव लोहारली, वो 1897 में कालेआम फांसी की सजा दी गई थी। राजा मिहिर भोज जी पर कुछ प्रकाश डालिए सर, कुछ बताइए उनके बारे में। मीर भोज के बारे में मैं 2-3 बात केवल इतनी कह सकता हूँ कि एक तो उनका बहुत विशाल साम्राज्य था, पूरब से पश्चिम तक आपका सिंध तक जो है उनका, और इधर पाल साम्राज्य था बंगाल साइड में, और राष्ट्रकूट थे दक्षिण में,
और उन दोनों से बड़ा साम्राज्य मीर भोज का था। दूसरे, उनका शासनकाल बहुत लंबा रहा, लगभग 49 वर्ष उन्होंने शासन किया, 835 से और 884 के करीब जो है उनका, मतलब 49 साल के करीब उनका शासन रहा। और उनके शासन की नीतियाँ जो थी उनकी भी प्रशंसा की जाती है, इतिहासकारों ने प्रशंसा की है। मतलब मुगलों के आगमन से पहले वो राजा थे, 835 से वो थे। अच्छा, अभी वर्तमान स्थिति पर, चूंकि आज़ादी के बाद से अभी गुर्जर समाज की क्या स्थिति है? ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, ज़मीनों के मामले में क्या स्थिति है? वर्तमान समय में गुर्जर समाज की स्थिति बहुत ही दयनीय है। सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति इनकी राजनीति में है, क्योंकि ये अपने अधिकारों को समझ नहीं रहे, दूसरों की गुलामी में, दूसरों की जय जयकार करने में लगे हुए हैं। इन्हें फर्जी इतिहास पकड़ा दिया गया है कि आप धर्म रक्षक रहे हो, आप वर्ण व्यवस्था के रक्षक हो, आप तो ये अपने आप को आजकल भक्त श्रेणी में ज़्यादा बहुतायत में पा रहे हैं। अधिकारों की लड़ाई, जो ओबीसी अधिकारों की लड़ाई है, जो एक वर्ण व्यवस्था के खिलाफ जो समानता की लड़ाई है, समता की लड़ाई है, उसमें कम है, इसलिए राजनीति में भी कम है। अभी क्या स्थिति है पॉलिटिकल और राजनीतिक रूप से? ज़मीनें तो नहीं रही, ज़मींदारी भी नहीं है, ज़मीनें भी नहीं हैं। शैक्षणिक रूप से क्या स्थिति है? क्या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कितनी भागीदारी है, कितने जजेज हैं? चूँकि आप उस पर काम भी कर रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट तक तो एक जज पहुंचे हैं गुर्जर समाज, मात्र एक, बलवीर सिंह चौहान, अभी पीछे रिटायर हुए हैं, फिर न्यायिक आयोग के अध्यक्ष भी बनाए गए थे वो। और हाई कोर्ट में भी मेरी जानकारी में एक और हैं, केवल हाई कोर्ट में जज हैं। बाकी न्याय विभाग में और मीडिया में इनकी हिस्सेदारी नगण्य है। राजनीति में है तो सभासद स्तर पर और विधायक स्तर पर और जिलाध्यक्ष स्तर जब ओबीसी की राजनीति का उभार हुआ है तो इनका रिप्रेजेंटेशन मिलने लगा है इनको भी? नहीं, उसका कोई लाभ गुर्जर समाज को नहीं मिला। ओबीसी का जो आंदोलन हुआ है, जो ओबीसी में राजनीति में ओबीसी को उभार हुआ है, उसको कोई लाभ गुर्जर समाज को नहीं मिला है और अपनी कमजोरियों की वजह से नहीं मिला है। गुर्जर समाज का किसी भी प्रदेश में एक नेता ऐसा नहीं है जिसे लीडर कहा जा सके, जो नेतृत्व की स्थिति में हो, पार्टी कोई भी हो। हाँ, केवल एक राजस्थान में सचिन पायलट, अब उनका मुख्यमंत्री के लिए नाम चला, उन्हें कह सकते हैं कि वो कुछ टिकट दिलवा सकते हैं, कुछ अध्यक्ष बनवा सकते हैं। बाकी एक भी नेता इस हैसियत में नहीं है किसी भी पार्टी में जो कहीं जिलाध्यक्ष बनवा सके या कहीं विधानसभा के, लोकसभा के टिकट दिलवा सके। ये दयनीय स्थिति गुर्जर समाज की है। तो ओवरऑल गुर्जर समाज की अगर एक्सपेंशन की बात करें तो कहाँ क्रूशियल? राजस्थान, यूपी में उनकी संख्या बहुत क्रूशियल है, जम्मू कश्मीर नहीं, गुर्जर समाज देखिए जम्मू कश्मीर और हिमाचल में ये उसमें आते हैं, जनजाति में, एसटी में आते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में। तो जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, और आपका राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है, और जो है तो ये इन राज्यों में गुर्जर। तो ओवरऑल ये स्टेट पैनल और सेंट्रल पैनल में ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, 27% रिजर्वेशन के दायरे में है। हाँ, गुर्जर समाज ओबीसी तो जब केंद्रीय सूची बनी 1990 से ये केंद्रीय सूची में है, लेकिन राज्यों में, कई राज्यों में ओबीसी में, जैसे हरियाणा, दिल्ली के गुर्जर ओबीसी में नहीं आते, राज्यों में भी केंद्र में आते हैं, केंद्र की सूची में आते हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी है गुजरात के गुर्जर भी नहीं हैं। तो ये अब बताइए कि जो जाति जनगणना हो रही है उसको लेकर लबो आप समाज की क्या राय है? वो लोग पक्ष में हैं या विपक्ष में? जो जागरूक लोग हैं, जिन्हें स्थितियों का पता है, इतिहास का पता है, अपनी जो एक्चुअल पोजीशन है उसकी जानकारी है, वो तो सब चाहते हैं कि जाति जनगणना हो और ओबीसी का कोटा ओबीसी की आबादी के अनुपात में होना चाहिए। भाई, जब आपने एससी को, एसटी को और ना जो ईडब्ल्यूएस लागू किया अभी, ये लगभग उनकी आबादी के अनुपात में दे दिया, तो ओबीसी ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि 65% ओबीसी को आप 27% कोटा दे रहे हैं? और उस 27% में भी भारतीय जनता पार्टी के शासन में आने के बाद से इतने रोड़े अटकाए जा रहे हैं कि अब उन्हें नौकरी में आने से रोका जा रहा है। आरक्षण होता है लाने के लिए, अब इस आरक्षण का दुरुपयोग उन्हें रोकने के लिए किया जा रहा है। जब से ईडब्ल्यूएस लागू हुआ है, जनरल कास्ट के लोग कम अंक पा के सेलेक्ट हो रहे हैं और ओबीसी के लोग उनसे ज़्यादा अंक पा के सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। एक ये भी परसेप्ट, जैसे आपने कहा एससी और एसटी को, जिनको अनटचेबिलिटी थी, समाज में सबसे ज़्यादा हाशिए पर थे,
क्या ओबीसी गुर्जर समाज में ये धारणा भी, ये समझ बढ़ी है कि 49% रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ 15% आबादी के लिए है। जनरल जो सीटें हैं, आबादी इस देश में जनरल कम्युनिटी की 15% है लगभग, और वो 49% सीटें हैं। तो अभी भी उनको लगता है कि SC/ST रिजर्वेशन से वो सिस्टम में नहीं आ पा रहे हैं, या उनको 27% रिजर्वेशन में भागीदारी नहीं मिल रही, इस वजह से नहीं आ पा रहे हैं। किसको? गुर्जर समाज? हाँ, मतलब जो ओबीसी में कम्युनिटी के लोग। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खास तौर से 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले सिस्टम ये था कि जो जनरल सीटें थीं, अनरिजर्व थी, जो जिसे माना जाता, ओपन कैटेगरी जिसे कहते थे, उस ओपन कैटेगरी में कोई भी अगर रिजर्व कैटेगरी का व्यक्ति भी आता था, मेरिट में आता है, तो रिजर्व में नहीं गिना जाता था, वो ओपन में माने जाते थे। अब इन्होंने सिस्टम ये लागू कर दिया कि कोई भी जो ओबीसी है वो ओबीसी माना जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 27 से ज़्यादा आप किसी भी कीमत पर नहीं आएंगे, और वो 27 भी पूरा नहीं हो पा रहा है। अभी न्याय विभाग की रिपोर्ट आई है कि पिछले 5 साल में जो जज भर्ती हुए हैं उनमें कुल 11% ओबीसी के आए हैं, और SC तो 2.4 कुछ करके हैं, इतने ही आए हैं केवल। तो मैं वही कह रहा था, तो SC कहाँ खा रहा है सीट? SC तो अपने रिप्रेजेंटेशन भी नहीं मिल रहा है, ST भी नहीं मिल रहा है, ओबीसी का भी नहीं मिल रहा, तो ये सीटें खा कौन रहा है? नहीं, SC नहीं खा रहा है, ये मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मेरा कहने का मतलब ये था कि जो संविधान में प्रावधान किया गया वो तो उनकी आबादी के अनुरूप किया गया नहीं, हालांकि उसे पूरा नहीं होने दे रही है सरकार। SC की भी बहुत ढेर सारी सीटें खाली हैं, OBC की भी खाली हैं। इसका भी अभी राज्यसभा में सरकार ने जवाब दिया है, मेरे पास आंकड़े हैं। 79% जो सीटें हैं वो जनरल कैटेगरी में हैं। जी जी। तो सवाल यह है कि SC का भी खाली है, ST का भी खाली है, OBC भी 11% है, तो सीटें खा कौन रहा है? ओवर रिप्रेजेंटेशन किसका है? ये तो सीधे सीधे बिल्कुल जो शीशे की तरह साफ है कि जनरल के लोग खा रहे हैं, और वो षड्यंत्रपूर्वक खा रहे हैं। सरकार और बड़ी पोस्ट पर बैठे लोग भेदभाव कर रहे हैं, वो OBC SC ST को आगे नहीं आने दे रहे हैं, उनके रिजर्व कोटे में भी नहीं आने दे रहे। क्यों नहीं? मान लिए गुर्जर समाज की बात करें, जाट समाज की बात करें, आप लोग तो कट्टर हिंदू भी हैं, धर्म की रक्षा भी कर रहे हैं, और चूड़ी टाइट करने में भी अहम योगदान है, तो आप तो हिंदू के भागीदार हैं, तो आपका सीट आपको तो मिलना चाहिए कम से कम। देखिए, इस षड्यंत्र को जिस दिन OBC समझ लेगा, और SC ST ने तो थोड़ा समझ भी लिया है, OBC बिल्कुल पागल है अभी। OBC जिस दिन षड्यंत्र को समझ लेगा कि हिंदू होने का मतलब ही है कि OBC का माल जो है जनरल को खिला देना। हिंदू का सीधा मतलब है ब्राह्मण। हिंदू मतलब वैदिक धर्म जो है, जो ब्राह्मण धर्म के जो लोग, उनको वो ज़्यादा फायदा ले रहे हैं रिजर्व, मतलब शैक्षणिक रिप्रेजेंटेशन का। शैक्षणिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, हर तरह का, जब जहाँ जहाँ हिंदू की बात की जाएगी, हिंदू का लाभ केवल वही 3-4% लोगों को होगा। और उस षड्यंत्र में हम फंसे हुए हैं, उस फंदे में हम फंसे हुए हैं। हम ये नहीं सोच पा रहे कि हम अपने बच्चों का गला घोट के इस तथाकथित हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं। ये जो हिंदूवाद का नारा दिया जा रहा है, ये हमारी कीमत पर दिया जा रहा है। नहीं, हिंदू तो हम सब हैं, लेकिन क्या जो उन लोगों को क्या कहेंगे जो हम धर्म में भी हैं, उसके बाद भी OBC के सारे लोग हिंदू हैं, मैक्सिमम लोग हिंदू हैं, उसके बाद भी उनको अधिकार नहीं मिल रहा है, तो ये क्या माना जाए कि हिंदू का शोषण कर रहा है? देखिए, हिंदू परंपरा, हिंदू संस्कृति, हिंदू रीति रिवाज, ये एक अलग चीज़ है। और जो राजनीतिक हिंदुत्व है, उसमें हम हिंदू नहीं हैं। जो राजनीतिक हिंदुत्व है, और जो हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं लेकिन हिंदुत्व से सहमत नहीं है, हिंदुत्व सीधे सीधे ब्राह्मणवाद लादने का षड्यंत्र है। नहीं, मतलब आप हिंदू हैं लेकिन आपको जज नहीं बनाना है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं भेजना है, मीडिया जुडिशियरी ब्यूरोक्रेसी में नहीं जाना है, भेजना भी नहीं है। और अगर 2-4 आ जाएं किसी वजह से, तो हिंदुत्व खतरे में पड़ जाता है। अगर हम आरक्षण की मांग उठाएं, हम कहें कि OBC का आरक्षण पूरी तरह लागू करो, हम कहें कि OBC को आबादी के अनुपात में आरक्षण दो, हम कहें कि OBC की गिनती कराओ, क्यों नहीं कराते जनगणना, जाति जनगणना क्यों नहीं कराते? तो ये मांग करते ही हिंदुत्व खतरे में आ जाता है। हिंदुत्व जब तक सुरक्षित है, जब तक हम अपने अधिकार नहीं मांग रहे, हम अपने अधिकार के लिए सड़क पर जैसे ही उतरेंगे, हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा। और हमारे मूर्ख लोगों को बहका दिया जाता है कि देखो ये जातिवादी हैं, ये जातिवाद की आवाज़ उठा रहे हैं, हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा अगर ऐसे बट जाओगे तो। ये मुसलमान खा जाएंगे हमें। मुसलमान से केवल डराया जाता है। मुसलमान से इस देश को ना पहले खतरा था ना आज खतरा है। इस समाज को या हिंदू को कोई खतरा नहीं है। हिंदू को अगर खतरा है तो हिंदू धर्म की बीमारियों की वजह से, जो हिंदू धर्म की कुप्रथाएं हैं, जो अंधविश्वास हैं, जो आडंबर हैं,
और जो हमारे ऊपर शोषण की व्यवस्था लादी जाती है, उससे हिंदू धर्म को खतरा है। नहीं, अब उस पर तो आएंगे कभी विस्तार से और भी बात करेंगे। सबका धर्म है अपना, जो जिस धर्म को माने। कैसे ये जो रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, कुर्मी, कोई, ये सब जज नहीं है, अभी जाके इंडियन टीम में खिलाड़ी हैं, पत्रकार नहीं है, जजेस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। सेक्रेटरी लेवल पर क्या स्थिति है सर? कैबिनेट सेक्रेटरी हो या स्टेट में सेक्रेटरी लेवल पे, इसमें जैसे 89 सेक्रेटरी हैं 79 प्रधानमंत्री ऑफिस में, उसमें मेरी जानकारी है कि ओबीसी का एक भी नहीं है। SC ST तो हैं 2 या 3, ओबीसी एक नहीं। इसको लेकर कभी आप लोगों में ये जो चेतनाशील जो समाज है उसमें कभी बातचीत होती है? कैबिनेट सेक्रेटरी एक भी नहीं है। राष्ट्रपति सचिवालय में संयुक्त सचिव से ऊपर एक भी ओबीसी नहीं है। प्रधानमंत्री सचिवालय में संयुक्त सचिव से ऊपर एक भी ओबीसी नहीं है। न्यायालयों की अगर स्थिति देखेंगे, 1-2 हाई कोर्ट को छोड़कर हाई कोर्टों में जज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 1-2 जज हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण आज के दौर में है, जो कि एक नैरेटिव बनाने का काम करता है, माहौल बनाने का काम करता है, मीडिया में उपस्थिति नगण्य है। अगर 1-2 लोग आप देखिए कि जितने बड़े बड़े चैनल हैं और उनके जो एडिटर हैं या एंकर हैं, उनमें नाम मात्र के 1 या 2-3 लोग गिनती के ओबीसी मिलेंगे। और वो भी वो ओबीसी होंगे जो कि ओबीसी अधिकारों की आवाज़ नहीं उठाएंगे, जो किसी की कृपा से वहाँ तक पहुँच गए हैं, फिर उनकी हम वहाँ मिलाते हैं, उनकी बात करते हैं, उनकी भाषा बोलते हैं। अब उत्तर प्रदेश में जो ये अभी स्थानीय निकाय के बारे में जो हाई कोर्ट ने रोक दिया था चुनाव, और इसमें 2011 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? एक डेडिकेटेड कमीशन बनाओ, ट्रिपल टेस्ट करो, ट्रिपल टेस्ट में ओबीसी की आबादी देखो कितनी है और उन्हें कितनी सीटें रिजर्व होनी है। तो यही मांग तो हम कर रहे हैं। आप खाली स्थानीय निकाय में क्यों डेडिकेटेड कमीशन बनाते हैं? पूरे हर चीज़ के लिए आबादी का गणना कराइए। नहीं, जाति जनगणना होनी चाहिए, यही तो मांग हम उठा रहे हैं लंबे समय से। आप लोगों को क्या लगता है ओवर रिप्रेजेंटेशन किसका है? वो ये तो कहने की ज़रूरत नहीं है, तो सब जनरल का ही और रिप्रेजेंटेशन है। जनरल में भी नहीं है सर। आप कायस्थ देखिए, राजपूत समाज का देखिए, बनिया समाज का देखिए, बहुत ऊपर उनका भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हाँ, नहीं, सबसे ज़्यादा तो ब्राह्मण ही हैं हर जगह। तो जब ब्राह्मण समाज के लोग सारी जातियों के बारे में बोलते हैं तो बाकी लोग बोलने में क्यों हिचकते हैं? जिनका रिप्रेजेंटेशन है, कहा जाए कि भाई ब्राह्मण समाज ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उनका जज, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी सब जगह है, उनकी संख्या जाति जनगणना में पता चल जाएगी। नहीं, अभी है तो सही है। जब अभी उत्तर प्रदेश में जो वीसी थे टेक्निकल यूनिवर्सिटी के विनय पाठक, वो आजकल फरार हैं, सीबीआई में मुकदमा दर्ज हो गया, उनके घपले घोटाले खुले हैं। जब इन्हें चार्ज दिया गया था, हमने तो तब आवाज़ उठाई थी। स्क्रिप्ट चोरी का मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज है। ये योग्यता रखते ही नहीं थे वीसी होने की। अच्छा, यूपी में वाइस चांसलर है कि नहीं? क्योंकि गुर्जर समाज यूपी में तो कम से कम बहुत मजबूत है। पूरे देश में एक भी वीसी गुर्जर समाज का नहीं है। ना चांसलर नहीं है, वाइस चांसलर एक भी आज तक बन ही नहीं पाया है। एक गवर्नर बनाए थे कोई हरियाणा के, एक उसने छोड़ के कोई गवर्नर नहीं बन पाया है। ठीक है नहीं? जबकि सबसे हिंदुओं में सबसे ताकतवर हैं आप लोग। नहीं, हम ये तो नहीं कहते सबसे ताकतवर हैं, लेकिन संख्या भी जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, यही तो बोन है, बैकबोन है हिंदू राष्ट्र बनाने में। गुर्जर के साथ जो सबसे पॉजिटिव चीज़ जुड़ी हुई है, जो सबसे बड़ी ताकत उसकी है कि एक तो गुर्जर संख्या में काफ़ी है, और देश की राजधानी के इर्द गिर्द 100 किलोमीटर के एरिया में, देश की राजधानी से अगर प्रकार रख के आप 100 किलोमीटर का वृत्त खींचेंगे तो उसमें बहुसंख्या में गुर्जर है। लेकिन क्योंकि सोए हुए हैं, जागरूक नहीं हैं, अधिकारों को समझते नहीं हैं, राजनीतिक आंदोलन करते नहीं हैं। मंडल जब लागू हुआ था 90 में, तो रोज़ाना दिल्ली में मंडल के विरोध में आंदोलन हो रहे थे, और दिल्ली और एनसीआर के गुर्जर सड़कों पर बस जला रहे थे मंडल आयोग के विरोध में। खुद हमारे यहाँ दादरी में गुर्जर लड़कों ने बस तोड़ी थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में चंद्रावल गांव पड़ता है, गुर्जरों का बहुत बड़ा गांव है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही है। वहाँ के गुर्जर जा के विरोध कर रहे थे। फिर इन्हें समझाया, जाके वहाँ मीटिंगें की, तब जाके इनकी अकल में आई। तो ये केवल समझ का अभाव है, और अपना फोकस जो है अपने अधिकारों पर ना करके दूसरी तरफ है। वरना दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो छात्रों की संख्या है, प्रोफेसर भले ना हो। छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफ़ी हैं। ज़्यादातर कॉलेजों में बहुत गुर्जर प्रेसिडेंट बनते हैं। जब स्टूडेंट यूनियन के चुनाव होते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लगातार कई बार तक गुर्जर प्रेसिडेंट बने हैं, जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, काफ़ी संख्या में हैं। लेकिन खाली चुने जाने तक हैं, अधिकार के लिए नहीं लड़ते।
डीयू में भी ओबीसी का आरक्षण ठीक से लागू नहीं होता, टीचर नहीं है। 72,000 सीटें इस बार खाली छूट गई है रिजर्व हाँ, पे। खाली छोड़ देते हैं। पीछे अभी कोई पॉलिटिकल साइंस में भर्ती हुई थी तो जनरल की भर दी, ईडब्ल्यूएस की भर दी, एससी का भी सिलेक्शन कर दिया, ओबीसी कह दिया कि नॉट फाउंड सुटेबल है। हाँ, मिला नहीं कोई जो। तो ये षड्यंत्र होता है। तो क्या लगता है ओवरऑल जो ये जाति जनगणना है उससे चीज़ें कुछ संभलेंगी? देखिए, अगर ओबीसी को सरवाइव करना है, ओबीसी को अधिकार चाहिए, सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, तो ओबीसी को जाति जनगणना दो मांग उठानी पड़ेंगी। खाली जाति जनगणना नहीं, जातीय जनगणना कराओ और आबादी के अनुरूप कोटा दो। ये दो मांग उठानी पड़ेंगी और ये जब तक नहीं होगी तब तक इसी तरह शोषण होता रहेगा। जो तमिलनाडु मॉडल है 79% तक रिजर्वेशन है, ओबीसी को वहाँ रिजर्वेशन ज़्यादा मिल रहा है। बिल्कुल। देखिए, ये जो इंदिरा साहनी केस था सुप्रीम कोर्ट में मंडल के खिलाफ गया, पहली बात तो उसमें किसी ने मांग नहीं की थी कि कोटा कितना होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से ही तो निर्धारित किया। ये सिद्धांत कहाँ से आया कि 50% से ज़्यादा कोटा नहीं हो सकता, कि 50% से ज़्यादा सीटें आरक्षित नहीं हो सकती? ये उनके अपने मन की तो उपज थी, क्योंकि मन में विद्वेष था ओबीसी के प्रति, इसलिए उन्होंने खुद तय कर दिया कि 50% ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जब ईडब्ल्यूएस आया तो किसी ने परवाह नहीं की, 60% हो गया। ईडब्ल्यूएस के लिए तुरंत रास्ते खुलते चले गए। ना कोई सर्वेक्षण हुआ, ना कोई आयोग बना, ना कोई कैटेगरी तय की गई, तुरंत 10% दे दिया गया और वो लगातार सीटें पूरी हो रही हैं। और ओबीसी से कम अंक ला के वो सूटेबल कैंडिडेट हो रहे हैं, ओबीसी ज़्यादा अंक पा के ज़्यादा योग्य हैं, वो नॉट सूटेबल बताए जा रहे हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का भी कट ऑफ जो है वो शेड्यूल कास्ट से भी नीचे जा रहा है। एक तो ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए है ही नहीं, ये किसी भी तरह ईडब्ल्यूएस नहीं है। जो व्यक्ति इनकम टैक्स देता हो, कैसा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हो गया? इनकम टैक्स की लिमिट 5 लाख है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की लिमिट 8 लाख है, 8 लाख सालाना है। 8 लाख कमाने वाला साल में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैसा हो गया? दूसरी बात, अगर ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है तो इसमें गुर्जर, जाट, कुर्मी, लोधी, यादव ये भी आने चाहिए। कोई एससी, कोई एसटी, कोई ओबीसी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में सेलेक्ट नहीं हो सकता। तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैसे हुआ? ये तो जनरल कास्ट का कोटा हुआ, 10% आबादी को 10% पूरा दे दिया और बाकी उनकी जो 40% खुली हैं वो भी उन्हीं के लिए कर दी। लेकिन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में ज़्यादा ब्राह्मण जाति के बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? ये उनका आंतरिक मामला है। नहीं, आंतरिक तो नहीं कह सकते, वो वहाँ भी भेदभाव ही है। जो सीटों पर जमे बैठे हैं वो अपने अपने, जो कॉलेजियम जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, कॉलेजियम खाली सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, कॉलेजियम हर डिपार्टमेंट में है। अपने अपने रिश्तेदारों को, अपने भांजे, भतीजे, मामा, फूफा, चाचा, ताऊ, साड़ू, साली, उन्हें खींच के ले आते हैं। तो जो लोग बैठे हैं उनके ही तो आएंगे, उन्हीं के परिवार के आते रहते हैं, औरों को आने नहीं देते, औरों के दरवाजे बंद कर रखे हैं। तो ओवरऑल गुर्जर समाज की राय जाति जनगणना के पक्ष में है। गुर्जर समाज के साथ बहुत उपेक्षा हुई है, बहुत भेदभाव हुआ है, हमारे अधिकार मारे गए हैं। हमें न राजनीति में अधिकार अपनी मिला है अपने आबादी के अनुरूप, न इसमें नौकरशाही में मिला है, न शिक्षा में मिला है। तो इसलिए गुर्जर समाज को इसमें बढ़ चढ़कर ये मांग उठानी चाहिए कि ओबीसी की जाति जनगणना हो और इनका कोटा इनकी आबादी के अनुरूप निर्धारित किया जाए। तो मेरी एक कोशिश है कि लगातार जो इस देश में जो हिंदुओं में जो सबसे मजबूत जातियां हैं, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, उनकी शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, उससे आपको अवगत कराऊं, उसी कम्युनिटी के लोगों से। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में हिंदुओं, पहला देश है जहां हिंदुओं का शोषण हिंदू कर रहा है। वो धर्म के नाम पर हिंदू है, लेकिन जब अधिकार की बात आती है तो जाति के नाम पर उसको अधिकार नहीं दे रहे हैं। आप लोग बताइए कि इस देश में ओवर रिप्रेजेंटेशन, मतलब संख्या से कई गुना ज़्यादा जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो रिप्रेजेंटेशन है वो किन लोगों का है? ये सवाल आपके लिए है। आप अपना कमेंट सेक्शन में आकर अपने इसका जवाब दे सकते हैं, ताकि उन सवाल, आपके जवाबों से, सवालों से हम फिर जब अगले किसी हिंदू कम्युनिटी के लोग से मिले तो उनसे पूछें कि उनकी सांस्कृतिक विरासत क्या थी, राजनीतिक विरासत क्या थी, और आज़ादी के 75 साल बाद उनके यहाँ कितने डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, वाइस चांसलर, जज, अभिनेता, नेता, खिलाड़ी बने हैं। क्योंकि मुल्क तभी मजबूत होगा जब इस देश में कम से कम सभी हिंदुओं का तो रिजर्वेशन हो,
सभी हिंदुओं का तो रिप्रेजेंटेशन हो। चूड़ी टाइट के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं है कि गैर सवर्ण हिंदुओं की चूड़ी टाइट हो रही है? बताइएगा ज़रूर। कैमरा नासिस के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।